नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में स्वागत है। धन्यवाद। सितंबर में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, सितंबर में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, सितंबर में कैसी रहेगी आपकी आमदनी, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हां, आज का कालचक्र बेहद ही खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। यानी आज कालचक्र में बात होगी सितंबर महीने की आपकी इनकम से जुड़ी हर भविष्यवाणी की। सितंबर में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, सितंबर में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और बचत, किसको लेना पड़ सकता है उधार, सितंबर में राशि अनुसार क्या कहता है आपकी इनकम का ग्राफ, यही बताएंगे पंडित जी कालचक्र में आज। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र के सितंबर का महीना इनकम के हिसाब से आपका कैसे रहने वाला है। साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 0120665241। आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आमदनी और पैसे के लिहाज से सितंबर का पूरा महीना 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और इसके बारे में पंडित जी से ये भी जानेंगे। उससे पहले चलिए जल्दी से पंडित जी से सितंबर महीने का ग्रह गोचर जान लेते हैं। सितंबर में कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति बनेगी और क्या सितंबर में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी लगने वाले हैं, आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी, राशि अनुसार तो हम चर्चा करेंगे कि किसके लिए सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है, खास तौर पर इनकम के लिहाज से, लेकिन उससे पहले जो सितंबर महीने की खास विशेषता है उसके बारे में बताइए। सितंबर महीने में जो ग्रह गोचर है, ग्रहों का जो ट्रांजिट है, ग्रह कहाँ रहेंगे कहाँ जाएंगे, उसमें बताना चाहूँगा। सितंबर के महीने में बुध समेत 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। 4 सितंबर को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, ध्यान से सुनिए। 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, शुक्र के साथ अपनी युति बना लेंगे। और 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, माने एक दिन के लिए संयोग दोनों का हो रहा है। 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनकी अपनी राशि है, उच्च राशि है। और 2 सितंबर को सूर्य ग्रहण है, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, लेकिन ये भारत में नहीं दिखाई देगा। तो ये दोनों ग्रहण जो भारत में नहीं दिखाई देंगे, इनकी कोई मान्यता भारत में नहीं होगी। अब आप पूछिए कि जब नहीं होगी तो आप बता क्यों रहे हैं। मैं बता इसलिए रहा हूं कि इस आपके कार्यक्रम को, कालचक्र को, लोग विदेशों में भी देखते हैं, मॉरिशस में देखते हैं, जर्मनी में देखते हैं, कनाडा में देखते हैं, और उन लोगों की चर्चा होती है, बात होती है। तो अगर हम ग्रहण बता रहे हैं, जिन देशों में ग्रहण का असर होगा, ग्रहण के समय उन देशों की भी चर्चा करेंगे कि इन देशों में दिखाई देगा, लेकिन भारत इससे अछूता है, इसलिए बताने की आवश्यकता पड़ी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा की हम शुरुआत करेंगे क्योंकि ग्रह गोचर की सबसे पहले बात पंडित जी ने आपको बताई है। तो पंडित जी, एक सवाल, क्योंकि देश दुनिया में कालचक्र देखा जाता है, तो जब ट्रांजिट होगा तो देश दुनिया पर इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? देखो, ऐसा है कि ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ग्रहण का जो असर होता है, वो सूर्य ग्रहण का असर जो होता है वो 6 महीने तक रहता है, और चंद्र ग्रहण का असर 15 दिनों तक जरूर रहता है। जहां ये ग्रहण दृश्य होगा, वहां के शासक वर्ग को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जहां चंद्र ग्रहण होगा, वहां की जो भौगोलिक स्थिति है और जो मानसून से संबंधित या प्राकृतिक मतलब कि आपदा विपदाएं हैं, उनका प्रभाव बढ़ेगा। तो इन ग्रहणों का असर ये पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रहण जो है महालया में पड़ रहे हैं। महालया मतलब समझती हो? श्राद्धों के दिन। श्राद्धों के दिन को महालया भी कहते हैं, और यहाँ दिल्ली के भाषा में अगर कहेंगे तो कनागत कहते हैं। ठीक है ना? इन 3 नामों से जानते हैं। तो उसको पितृपक्ष कहते हैं, हमारे यहाँ शुद्ध भाषा में उसको पितृपक्ष कहते हैं। तो एक तो पूर्णिमा को हो रहा है ग्रहण, चंद्र ग्रहण,
और एक अमावस्या को हो रहा है सूर्य ग्रहण। तो इन दोनों ग्रहणों का जिन देशों में असर पड़ेगा वहाँ बहुत पॉजिटिव या सकारात्मक संदेश नहीं जाएगा। तो ये तो रही ग्रह गोचर की बात। अब चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। क्या सितंबर के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी? थोड़ी गड़बड़ सेविंग्स हो सकती हैं। क्या कहता है सितंबर में आपकी इनकम का ग्राफ? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, सितंबर के महीने में मेष राशि के जातकों का ट्रांजिट बताऊं तो जो मेष राशि के जातकों का ट्रांजिट रहने वाला है वो ये है कि द्वितीय भाव में बृहस्पति तो पूरे महीने रहेगा ही रहेगा। शनि आपके एकादश भाव में रहेंगे ही रहेंगे। राहु आपके व्यय भाव में रहेंगे ही रहेंगे। केतु आपके रोग स्थान में रहेंगे ही रहेंगे। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र ये जरूर ट्रांजिट बदलेगा। अभी तो छठे भाव में है लेकिन ये ट्रांजिट बदलेगा। ऐसे में धन से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। अपनी ही राशि में कुंभ राशि में बैठकर वक्री शनि आपको धन प्राप्ति के लिए दौड़ाते रहेंगे, लेकिन इससे आपको धन लाभ भी होगा। इस महीने धन कमाने के लिए आपको दिमाग में नए नए आइडियाज, नए नए विचार आएंगे। और जानते हैं, सबसे अच्छी बात मुझे जो लग रही है मेष राशि में वो ये कि अगर आपने पुराना कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो शेयर मार्केट में और चाहे वो प्रॉपर्टी में, चाहे गोल्ड में, इस निवेश से आपको इस महीने निश्चित रूप से धन लाभ होगा। और जो बात सबसे सच्ची है वो ये कि इस महीने आपके आमदनी में कोई कमी नहीं आने वाली है। हाँ, पांचवें भाव में सूर्य की स्थिति जब तक है, अर्थात 16 तारीख तक, 16 सितंबर तक, सूर्य भी आपको धन लाभ कराएगा। नवमम पंचमम चैवो विशेषम धन मुच्यते। अगर कोई ज्योतिष का जानकार मेरा प्रोग्राम देख रहा होगा तो वो सोच रहा होगा कि सूर्य पंचम भाव में कैसे धन लाभ कराएगा। तो भाई, बृहत पाराशर होरा शास्त्र आप पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नवमम पंचमम चैवो विशेषम धन मुच्यते। नवम और पंचम स्थान का विशेष धन के लिए अध्ययन किया जाता है। ये बात अलग है कि द्वितीय भाव धन का भाव है, लेकिन पंचम और नवम भी धन से संबंध रखता है, इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं। सूर्य के कारण आपको सरकारी नौकरी से भी लाभ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। लेकिन 12वें भाव में बैठा राहु और छठे भाव में शुक्र आपके खर्चे भी बढ़ाएगा। राहु जब बैठता है 12वें भाव में तो ब्याज देने में, बीमारी में और मुकदमे में, ये तीनों चीजों में से किसी न किसी स्रोत पर पैसा खर्च होता है। तो ऐसे में आपको पूरे महीने रोज सुबह उठकर नहाने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और 16 सितंबर के बाद कम, लेकिन 23 सितंबर के बाद आपके खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं। खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा, वरना ग्रहों का साथ मिलने के बाद भी आप परेशान हो सकते हैं। इस महीने किसी को भी उधार देने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। हर शुक्रवार को और संभव हो तो नित्य श्री सूक्तम का सुबह शाम पाठ करें, महालक्ष्मी की पूजा करें। महालक्ष्मी को अगर रोज नहीं हो सकता है तो हर शुक्रवार को ही चमेली या मोंगरे के फूल अर्पित करें। हर मंगलवार को कार्तिकेय स्तोत्र या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। और यदि संभव हो तो किसी शिवालय में शिववास देखकर रुद्राभिषेक कराएं। किसी तीर्थ स्थल पर जाकर के हनुमान जी की पूजा संपन्न कराएं।
इन सब चीज़ों से आपकी आर्थिक स्थिति निसंदेह अच्छी रहेगी और आप प्रसन्न भी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी सितंबर में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है सितंबर महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। पूरे महीने राहु आपके 11वें भाव में रहेंगे और शुक्र आपके 5वें भाव में रहेंगे। इन दोनों ग्रहों के कारण अब तक आपको जो भी आर्थिक समस्याएं आ रही थी उनमें अब कमी आएगी और आमदनी बढ़ने का प्रबल योग बना हुआ है। लाभारय तय धिपा पापा रंध्रे सोन शुभप्रद, एक ज्योतिष का सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत यह है कि तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में पापक ग्रह अगर हों तो ये शुभ फल देते हैं। तो अगर तीसरे, छठे और 11वें स्थान में, 11वें स्थान में राहु है तो निश्चित रूप से ये आपके लिए सकारात्मक फल ही देगा। पहले भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में मंगल के होने से आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना रहेगी। विदेश से धन लाभ के योग बनेंगे। विदेश जाकर काम करने या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिल सकता है। इस सुनहरे अवसर के मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। कारोबार में निश्चित रूप से मुनाफा होगा और आपका डिसीजन सही होगा। 16 सितंबर से सूर्य और 23 सितंबर से बुध के कन्या राशि में 5वें भाव में बैठकर 11वें भाव को देखने से आमदनी बढ़ने के कई सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होंगे। 18 सितंबर से शुक्र 6ठे भाव में रहेंगे जिससे सुख समृद्धि पर खर्च हो सकता है। आप जान लीजिए कि 6ठे भाव में पापग्रह तो अच्छा फल देते हैं लेकिन शुभग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं। लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो 6ठे भाव में भी अच्छा फल देता है। इसका कारण क्या है कि शुक्र जब 6ठे भाव में होता है तो खर्चा करवाता है। भाई खर्चा तभी करोगे ना जब आपके पास पैसा होगा, कर्ज लेकर थोड़ी खर्चा करवाता है। तो इसलिए शुक्र का 6ठे भाव में होना विलासिता पर खर्च होता है, ऐशो आराम पर खर्च होता है। तो ये बुरी बात नहीं माननी चाहिए और न इससे डरना चाहिए। हाँ, इन खर्चों पर आपका नियंत्रण बना रहेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। कारोबार या शेयर बाजार में निवेश करने के लिए सितंबर का महीना अच्छा है, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। बस आपको करना क्या है, हर बुधवार को किसी गौशाला में जाकर के अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार गाय को हरे चारे का प्रबंध करना चाहिए। आप अपने कमाई का 2%, 5% अगर निकाल करके और बुधवार को जा करके किसी गौशाला में अगर गायों के हरे चारे का प्रबंध आप कर दें तो आप विश्वास करिए आपका ये जन्म भी बनेगा, ये महीना भी बनेगा और अगला जन्म भी बनेगा। क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और तो और आपको बताऊं कि अब तो आप मान लीजिए शहर में रहते हैं, फ्लैट सिस्टम हो गया है, या मतलब कि विलाज में रहते हैं, संभव नहीं है। लेकिन गांवों में रविवार के दिन जो लोग अपने घर के दरवाजे पर गाय के लिए अनुकूल जल से स्नान करवाते हैं। अनुकूल जल क्यों कह रहा हूं? जैसे जाड़े में अपने स्वार्थ के लिए ठंडे पानी से मत नहवाइएगा, गर्मी के दिनों में गर्म पानी से मत नहवाइएगा। तो अनुकूल जल, जैसे आपके नहाने के लिए जो पानी चाहिए जिस सीजन में, उसी तरह का पानी हो। आप अपने दरवाजे पर गाय को पकड़कर एक लोग खड़े हो जाइए और एक लोग एकदम आराम से उसको पानी से स्नान करवाइए, उसके शरीर की मालिश करिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं 5 रविवार ये उपाय आप कर दीजिए। जैसे होलिका जलती है तो उस राक्षसनी का कोई चीज बचता नहीं कि और राख बचती है, उसी तरह से आपका दरिद्र जलेगा और दरिद्र जल करके खाक हो जाएगा।
ये है गौ माता का प्रभाव, ये है गौ माता की ताकत। अगर आप रविवार के दिन अपने घर के दरवाजे पर गौ माता को स्नान कराएंगे और स्नान कराने के बाद गुड़ और रोटी खिलाएंगे, आप विश्वास करिए, चाहे जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही हो, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपके ऊपर डेरा डाले हुए है, ये गौ माता के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि भगवान राम और कृष्ण अगर गाय के लिए धरती पर आकर मनुष्य बन सकते हैं, तो गौ माता आपके दुख दरिद्र को दूर करने में निश्चित रूप से सहायक होंगी। दाल और आटे में हल्दी मिला करके भी आप खिला सकते हैं। आप गाय की सेवा और पितृतर्पण दोनों इस महीने में आपको समय से करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, कार्यक्रम को गंभीरता से देखिएगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इस महीने कब कब कौन सा श्राद्ध है और श्राद्ध आपको कैसे करना है, किस तिथि को कौन सा श्राद्ध है। आप अपने माता पिता या बुजुर्गों की तिथि याद करके रखिएगा और उसके हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि किस दिन आपको अपने पितरों के लिए कौन सा श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए भी आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सितंबर महीने का अगर पूरा लाभ आप उठाना चाहते हैं तो पंडित जी को आज ध्यान से सुनिए और जो उपाय वो बताएंगे आपको वो आप कीजिए। मिथुन राशि की हम बात करें उससे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिल्ली से अर्चना जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो अर्चना। पंडित जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना चाहिए था जी। उनका जन्म है 25 अगस्त 1986। सर, वो किस लाइन में बिजनेस करे? सैनिटरी लाइन में करना चाहते हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं। अभी तो बेटा उनकी दशा ही बहुत खराब चल रही है। अभी तो सोना छू रहे हैं तो मिट्टी हो रहा है। अभी तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए हैं। लेकिन ये बात बताना चाहूँगा कि दशम भाव में बुध की स्थिति है। अगर कागज से जुड़ा हुआ, स्टेशनरी से जुड़ा हुआ, लिखा पढ़ी की चीज़ों से जुड़ा हुआ, कपड़े से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करें तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। या फिर डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, घी से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय अगर करें तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। और सफलता मिलने के लिए इन्हें चाहिए कि हर बुधवार को 1 पाव भीगी हुई मूंग गाय को जरूर खिलाएं। ये उपाय अगर 17 बुधवार करेंगे तो इनकी बेरोजगारी जरूर दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की कैसी रहेगी सितंबर में। मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। क्या कहता है सितंबर महीने का इनकम ग्राफ आपका, आइए जानते हैं। देखिए, सितंबर के महीने में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके राशि में पूरे महीने मंगल ग्रह कुंडली मार के बैठे रहेंगे। अब जिसका परिणाम ये होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। सितंबर में पूरे महीने बृहस्पति आपके 12वें भाव में ही रहेंगे, जिससे आपके धार्मिक और सामाजिक खर्चे बढ़ेंगे। कुछ खर्चे शुभ कार्यों पर और महत्वपूर्ण कार्यों में होंगे, जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। आपके परिवार में इस महीने धर्म कर्म के कार्य हो सकते हैं। सूर्य के 3रे भाव में होने से सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों की आमदनी बढ़ेगी। आपके भाग्य भाव के स्वामी शनि देव 9वें भाव में बैठकर 11वें भाव को देखेंगे, तो शनि की दृष्टि के कारण आपके सामने आर्थिक चुनौतियां कम आएंगी। महीने की शुरुआत में आपके राशि स्वामी बुध 2रे भाव में रहेंगे और महीने के आखिरी हफ्ते में आपके 4थे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में बुध के कारण आपको संपत्ति और सुख की भी प्राप्ति हो सकती है।
इस महीने आप कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी या अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। विदेश से अगर कारोबार आपका जुड़ा हुआ है, आप एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर हैं, आयात करते हैं या निर्यात करते हैं, तो भी आपको लाभ मिल सकता है। महीने की शुरुआत में सलाह लेकर के ही निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। सितंबर महीने में मिथुन राशि वालों को बहुत संभल कर पैसों का लेन देन करना होगा, वरना आप पर बेवजह आरोप लग सकता है। किसी से पैसे उधार लिए हैं तो समय पर वापस लौटा दें। अपने घर में क्रिस्टल का कछुआ रखें। हर सोमवार की रात को चंद्रमा की रोशनी में टहलें। शनिवार को मांस मदिरा का सेवन ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कर्क राशि की। कैसी रहेगी सितंबर महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, और सितंबर में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे। क्या कहता है सितंबर महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। कर्क राशि अगर आपकी है तो आपको बताना चाहूँगा, आमदनी के मामले में सितंबर महीने में आपका मिला जुला समय रहेगा। एक तरफ महीने की शुरुआत में सूर्य आपके दूसरे भाव में स्वगृही होकर विराजमान रहेंगे। पूरे महीने बृहस्पति आपके 11वें भाव में रहेंगे, जो आपके भाग्य के स्वामी भी हैं। सूर्य और बृहस्पति के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन के मामले में आप पिछले महीनों की तुलना में ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे। अपने पैसों का आप सही उपयोग करने में भी सक्षम होंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सूर्य के कारण आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 12वें भाव में मंगल और 8वें भाव में वक्री शनि के कारण खर्चे बढ़ सकते हैं। जो समझदारी से खर्च करेंगे उनको कोई समस्या नहीं आएगी। जो सुख सुविधाओं पर जरूरत से ज़्यादा खर्च करेंगे या जो लोग वाहवाही और दिखावे में आकर के खर्च करेंगे, वो परेशान हो सकते हैं। आपको सलाह मैं ये देना चाहता हूं कि इस महीने किसी अच्छी योजना में धन का निवेश आपको करना चाहिए। इस महीने पैसे को लेकर किसी पर भी आपको, अजनबी पर खास करके जिसको कम दिनों से जानते हैं, आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। इस महीने उधार के लेन देन से बचना चाहिए, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। गुड़हल के फूल पानी में डालकर जल देना चाहिए। योग प्राणायाम करना चाहिए। किसी वृद्धाश्रम में या अनाथ आश्रम में जाकर के सेवा सहयोग और जो कुछ बन सकता है आपको दान पुण्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशि अनुसार तो लगातार चर्चा पंडित जी के साथ हमारी जारी है, लेकिन अब हम बात करते हैं पंडित जी से, ये जानने की कोशिश करते हैं कि सितंबर में आने वाले सभी व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में जानकारी लेते हैं। पंडित जी बताएं, कौन कौन से व्रत और त्योहार इस महीने को और खास बना देंगे। देखो, 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या है। सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या है। इस दिन व्रत करके जो महिलाएं पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करेंगी और 108 परिक्रमा करते समय कुछ न कुछ चीजें अर्पित करेंगी, वो निश्चित रूप से सौभाग्यशालिनी रहेंगी। 6 सितंबर को शुक्रवार को हरितालिका तीज है। बड़ा कठिन व्रत है बाबू ये, और खास करके उत्तर प्रदेश में बड़ी इसकी मान्यता है। 1 बूंद जल नहीं पीती हैं महिलाएं, 24 घंटे में 1 बूंद जल नहीं पीती हैं। और कहते हैं कि तीज का व्रत जब छूट जाता है तो फिर ये पकड़ा नहीं जाता है। इसलिए जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, जिनका 8वें और 9वें महीने का गर्भ होता है, उनके पति को ये व्रत करना पड़ता है। उनके पतिदेव ये व्रत करते हैं बिना जल के। ये बड़ी कठिन व्रत है। ये हमारे मतलब कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ,
यहाँ तो हरियाली तीज ज़्यादा मनाई जाती है दिल्ली में, लेकिन मैं पूरी उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ, कानपुर से पूरब की तरफ की बात करूँ, तो ये हरितालिका तीज बड़ी मान्यता प्राप्त है और भगवान शिव के लिए ये व्रत किया जाता है और महिलाएं निराजल रह करके इस व्रत को करती हैं। बहुत कठोर व्रत है और इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यही एक ऐसा व्रत है जिस दिन महिलाएं साल भर में एक बार अपनी सहेलियों के सामने अपने पति का नाम लेती हैं। पूरे साल में एक बार अपने पति का नाम लेती हैं। वैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में ये वर्णन मिलता है, पति का नाम लेने से पति की आयुष्य में कमी आती है, इसलिए पति का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल तो फैशन है, पति को नाम से ही पत्नियां बुलाती हैं। लेकिन पहले प्राचीन भारत की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो तीज के दिन जहाँ लड़कियाँ महिलाएं आपस में इकट्ठा होती हैं, वहाँ एक दिन सब सुनती हैं ध्यान से और एक कहती है कि मेरे पति का ये नाम है, एक दिन। और दूसरे दिन अगर कोई पूछे आपके पति का नाम, तो वो बगल वाली महिला से कहेगी बता दो ना, बता दो, पप्पू के पापा का नाम बता दो, गुड्डू के पापा का नाम बता दो। वो अपने मुंह से नहीं लेती हैं, क्योंकि ये भारत है, ये धार्मिक देश है, धर्म का देश है। हाँ ठीक है, कुछ अंग्रेजी कल्चर, कुछ पश्चिमी सभ्यता अब अपना असर तो दिखाएगी ही ना, तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि महिलाओं को चाहिए अपने पति के नाम का उच्चारण कम से कम करें। 7 सितंबर शनिवार को गणेश चतुर्थी का व्रत है। अब आप जानते ही हैं कि पूरे भारत में ये त्यौहार मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत 14 सितंबर को शनिवार को, परिवर्तनी एकादशी 16 सितंबर को, और सोमवार को कन्या की संक्रांति होगी। सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और इसी दिन विश्वकर्मा जयंती होगी। जो लोग विश्वकर्मा जयंती को धूमधाम से मनाएंगे और ख़ास करके उनका व्यवसाय अगर किसी निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ है या मशीनरी के कार्य से जुड़ा हुआ है, तो उनकी तो फिर भाई चांदी हो जाएगी। 17 सितंबर मंगलवार को पूर्णिमा का श्राद्ध है और गणेश विसर्जन है। 18 सितंबर बुधवार को प्रतिपदा का श्राद्ध है। जिनके पितर प्रतिपदा तिथि को दिवंगत हुए हैं, उन्हें इस दिन श्राद्ध करना चाहिए अपने माता पिता का। 19 सितंबर गुरुवार आश्विन मास शुरू हो रहा है और द्वितीया श्राद्ध है। 20 सितंबर शुक्रवार को तृतीया का श्राद्ध है। 21 सितंबर शनिवार चतुर्थी का श्राद्ध है और 22 सितंबर रविवार को पंचमी का श्राद्ध है। 23 सितंबर सोमवार 2 श्राद्ध है। छठ और सप्तमी दोनों का श्राद्ध 23 सितंबर को इस साल है। और 24 सितंबर को मंगलवार को कालाष्टमी और अष्टमी तिथि का श्राद्ध है। 25 सितंबर को बुधवार को मातृनवमी है, नवमी का श्राद्ध है। जीवित पुत्री का व्रत भी इसी दिन है। और 26 सितंबर गुरुवार को दशमी का श्राद्ध है। 27 सितंबर शुक्रवार को एकादशी का श्राद्ध है। 29 सितंबर रविवार को द्वादशी का श्राद्ध है। इसी तरह से 30 सितंबर सोमवार को त्रयोदशी का श्राद्ध है। तो सितंबर महीने के जितने महत्वपूर्ण तिथियां थी वो सब मैंने आपको बता दिया है और मुझे विश्वास है कि इसका भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी राशि अनुसार आप सभी को सितंबर महीने का आपकी इनकम का ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की सितंबर महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनका इनकम ग्राफ बढ़ेगा और कब घटेगा, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है सितंबर की आपकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, सितंबर के महीने में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आमदनी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका समय मध्यम रहने वाला है। ऐसा मैं यूं कह रहा हूं कि शुरुआत में तो आपके धनेश की स्थिति व्यय भाव में है, बुध 12वें भाव में है, तो ये तो खर्चा बढ़ाएगा ही। लेकिन
महीने के पहले हफ्ते में वो आपके पहले भाव में आ जाएगा और फिर महीने के आखिरी हफ्ते में यानी 23 सितंबर को आपके धन भाव में पहुंच जाएगा। तो बुध के पहले और दूसरे भाव में आने से आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक परिवर्तन होगा। बुध आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसी मित्र के कारण या मामा के कारण आपके कामों में जो अवरोध आ रहा था वो दूर हो जाएगा, या आपका कोई मित्र मददगार होगा या आपके मामा मददगार होंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस महीने आपको अपने वाणी के दम पर भी हर काम में सफलता मिल सकती है। रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है और हां, संपत्ति से भी धन लाभ की संभावना बनी हुई है। 15 सितंबर तक शुक्र आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इसका सकारात्मक असर भी आपकी आमदनी पर पड़ेगा। शुक्र के कारण आप बचत करने में भी सफल होंगे। नौकरी में भी धन लाभ होगा, अच्छी जगह निवेश कर पाएंगे। पूरे महीने मंगल आपके 11वें भाव में रहेंगे और आमदनी बढ़ाएंगे। बृहस्पति के 10वें भाव में होने से आपकी आर्थिक उन्नति होगी। हालांकि बीच बीच में राहु फिजूल खर्ची भी कराएंगे। राहु के कारण कुछ अनचाही यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ेगा और आपके खर्च बढ़ेंगे। सितंबर महीने में सिंह राशि वालों को धन की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन राहु बीच बीच में पैसों की अहमियत जरूर समझा देगा। आपको सौंफ का सेवन नित्य करना चाहिए। घर में बनी पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालनी चाहिए। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ में जल भी चढ़ाना चाहिए, दिया भी जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कन्या राशि की। सितंबर महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या सितंबर में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है सितंबर महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जान लेते हैं। देखिए, सितंबर के महीने में कन्या राशि के जातकों का जो ट्रांजिट है वो ये है कि महीने की शुरुआत में नीच राशि में शुक्र बैठा हुआ है। आमदनी तो ठीक रहेगी, लेकिन महीने की शुरुआत में बुध आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो आमदनी का स्थान होता है। इससे आपकी आमदनी तो बढ़ जाएगी, लेकिन 12वें भाव में सूर्य रहेंगे, उन पर शनि की दृष्टि होने से खर्चे भी बढ़ जाएंगे। खास करके ऐसे लोगों के सामने कानूनी पेचीदगियों पर खर्चे बढ़ते हैं, कानूनी उलझनें बढ़ती हैं। कुछ समय के लिए आमदनी में आपको अस्थिरता महसूस हो सकती है। तो इसलिए 23 सितंबर को बुध और सूर्य दोनों कन्या राशि में रहेंगे। बुध और सूर्य के एक साथ आने से आपके खर्चों में कमी आएगी, लेकिन बढ़ते खर्चों के कारण आपको आपकी आमदनी पर्याप्त नहीं महसूस होगी। धन के मामले में सितंबर का महीना आपका एवरेज है। महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। महीने के आखिरी 2 हफ्ते संतोषजनक साबित हो सकते हैं। रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है, लेकिन अगर किसी को उधार दिया था तो वो भी मिलने की संभावना बनी हुई है। हर दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हर शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल और काले चने और काले तिल का दान करना चाहिए। खर्च अगर परेशान कर रहा है तो हर रोज आपको सुबह और शाम, सुबह सूर्योदय के समय, शाम को सूर्यास्त से पहले 108 बार पवित्रता से बैठ करके गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और आप सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, अगर आपको प्राणायाम करना आता है और नहीं आता है तो आप सीख कर
प्राणायाम करके अगर कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर देंगे तो विश्वास करिए, आपके आत्मविश्वास से, आपके कॉन्फिडेंस से आपका बुरा समय कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए निश्चित रूप से थोड़ा अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाने की कोशिश करिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। अगर आपको लगता है कि अंधविश्वास है तो आप एक दिन दोनों हाथ ऊपर उठा करके और 24 बार जोर जोर से गायत्री मंत्र बोलिए और उसके बाद आप अपने अंतःकरण की स्थिति का जांच करिए। आप अपना चेहरा आईने में देखिए और दूसरे दिन आप मत करिए गायत्री 24 बार। उसके बाद आप अपने आत्मविश्वास को देखिए और आप अपने चेहरे को आईने में देखिए। अगर दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर न दिखाई दे तो आप कहिएगा, क्योंकि गायत्री एक ऐसा मंत्र है, गायत्री छंदसाम मातेति, गायत्री है वेदों की माता। ठीक है, गायत्री क्या है? वेदों की माता, और मंत्रों में सर्वोपरि स्थान गायत्री का है। और गायत्री से 7 चक्रों का जागरण होता है, 7 चक्र जागृत हो जाते हैं। और जब 7 चक्र जिसके जागृत हो जाएंगे उसके लिए बताइए इस दुनिया में क्या दुर्लभ है। गायत्री मंत्र की साधना से ही विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग की रचना कर दी थी। आज भी त्रिशंकु लटके हुए हैं। सशरीर त्रिशंकु को उन्होंने स्वर्ग में भेजा था और त्रिशंकु आज भी गायत्री मंत्र के प्रभाव से नीचे नहीं गिरने पाए। तो कहने का आशय यह है कि अगर हम थोड़ा सा, पहली बात तो ये, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा भारत में जन्म हुआ है। ऊपर से हम भाग्यशाली हैं कि भारत में जन्म भी हुआ है और हम मनुष्य हैं। नर तन सम नहि कवनौ देहि, जाचत जीव चराचर तेहि। ये मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 83,99,999 योनियों को पार करने के बाद तब मनुष्य का शरीर मिलता है। और अगर ये शरीर मिलने के बाद भारत में जन्म हुआ, ये कितने गौरव की बात है। जहां गंगा बहती हैं, जमुना बहती हैं, नर्मदा बहती हैं, जहां राम ने जन्म लिया, जहां कृष्ण ने जन्म लिया, जहां काशी विश्वनाथ में भगवान भोलेनाथ रहते हैं, जहां देवियों के सिद्धपीठ हैं, ऐसे स्थान में हमारा जन्म हुआ है। हमें तो चाहिए कि अपने अंदर इतना भागवतिक परमाणु इकट्ठा कर लें कि दुनिया का कोई दुख हमें छू न पाए, दुनिया का कोई दुख हमें छू न पाए। विदेश में आप चले जाइए, किसी देश में, वहां सिर्फ 2 चीज की बात है, पैसा, रुपया, भोग, विलासिता। स्वर्ग क्या है कोई मतलब नहीं, नरक क्या है कोई मतलब नहीं, पुण्य क्या है कोई मतलब नहीं, पाप क्या है कोई मतलब नहीं, परोपकार क्या है कोई मतलब नहीं, दान पुण्य क्या है कोई मतलब नहीं। ये केवल भारत में धर्म है, भारत में धर्म की चर्चा है। इसलिए यदि इस पुण्य धरती पर हमारा जन्म हुआ है तो इसको साकार करने के लिए हमें अपने शास्त्रों का स्वाध्याय करके, 2 नदियां हैं यहाँ, एक कथा नदी, एक गंगा नदी। अगर आप भगवान का चरित्र सुन रहे हैं तो गंगा नदी, कथा नदी का प्रवेश आपके शरीर के अंदर हो रहा है। और अगर आप गंगा में स्नान करके और भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो गंगा नदी के कारण आपके सारे पाप ताप नष्ट होंगे। तो इसलिए जीवन को सफल बनाइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि के बारे में जानते हैं कि सितंबर में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा। क्या कहता है सितंबर का इनका इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि महीने की शुरुआत में तो आपका राशि स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है, तो पक्का है भैया कि ये महीना तो थोड़ा सा आपके लिए बहुत खर्चीला है। लेकिन खर्च के साथ साथ ये बात और बता दूं कि ये खर्च आपके शरीर पर होगा, आपकी सेहत पर होगा।
अगर भगवान की कृपा से आपने दुर्गा की आराधना कर ली और सेहत आपका ठीक रहा तो आमदनी बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। महीने की शुरुआत में सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। पूरे महीने राहु केतु का आपके 12वें भाव पर प्रभाव होने के कारण खर्चे बढ़ेंगे। बृहस्पति भी आपके 8वें भाव में बैठकर 12वें भाव को देखेंगे और 16 सितंबर को सूर्य भी आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, जिससे खर्च तो लगातार बढ़ता जाएगा। इस महीने यात्राओं पर बहुत खर्च होगा। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। पूरे महीने शनि की दृष्टि आपके एकादश भाव पर है, जो कुछ राहत तो दे सकती है, लेकिन बस वही समझो बेहोश आदमी को जैसे ऑक्सीजन देना। इतना अच्छा तो नहीं होगा कि आप संतुष्ट हो जाएं। शनि आर्थिक तंगी नहीं आने देगा, इसकी गारंटी है, और महत्वपूर्ण योगदान देगा, इसकी भी गारंटी है। लेकिन 10वें भाव में मंगल की दृष्टि होने से आपके खर्चों में कटौती होगी। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की होगी। आमदनी बढ़ने का प्रबल योग है। विदेश से धन आने की संभावना थी, वो भी मिल सकती है। इस महीने छोटी छोटी बचत करने में फायदा है। महीने के अंत में बृहस्पति के दूसरे भाव को देखने से अचानक धन लाभ होगा। सितंबर के महीने में तुला राशि वालों को किसी भी तरह का निवेश नहीं करना चाहिए और धन लाभ के लिए पानी में गुलाब जल डाल करके दिव्य स्नान करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए। गायत्री मंत्र का यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए गणेश स्तोत्र या गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और हो सके तो कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र भी बोलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वृश्चिक राशि की। सितंबर में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी हुई अच्छी खबर, और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या कहता है इनका सितंबर महीने का इनकम ग्राफ, जानते हैं। सितंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के आमदनी के लिए अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि आर्थिक उन्नति का कारण बनेगी। 8वें भाव में मंगल के होने से किसी गुप्त स्रोत से आपको धन लाभ होगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु के 11वें भाव में होने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। 18 सितंबर से शुक्र आपके 12वें भाव में आने से खर्चे बढ़ेंगे, वो भी आपके विलासिता पर। विलासिता देखिए कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर दिखावे के लिए विलासिता की जा रही है तो ये लक्ष्मी का अपमान है। लेकिन सूर्य के 11वें भाव में आने से सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वालों की आमदनी बढ़ सकती है। 23 सितंबर से बुध के कन्या राशि में आने से नौकरी और कारोबार दोनों क्षेत्रों में धन लाभ होगा। धन कमाने के लिए रास्ते भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। रुका हुआ धन भी मिल सकता है। इस महीने बहुत सोच समझकर किसी को भी पैसे आप उधार दें। शेयर बाजार में किसी भी तरह का रिस्क ना लें। सितंबर महीने में वृश्चिक राशि वालों को किसी से सलाह लेकर के ही निवेश करना चाहिए। गाय को हरी घास खिलाएं। हर बुधवार को गणेश स्तोत्र का पाठ करें। चांदी के गिलास में पानी पिएं। भगवान शिव की पूजा आराधना करें। देखिए, जितना आपका धर्ममय जीवन रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका जीवन पवित्र होगा। मैं तो आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि अगर संभव हो तो आपको, अब देखिए YouTube का जमाना है, किसी अच्छे संत महात्मा का नित्य सत्संग भी सुनना चाहिए। आप रील देखने के इतना समय लगाते हैं, रील देखने में इतना समय व्यर्थ करते हैं, दूसरे आप मतलब कि जो है YouTube पर कार्यक्रम देखने में इतना समय लगाते हैं। अगर आप किसी भगवत प्रेमी सच्चे संत का सत्संग सुने तो इससे आपके अंदर जो सुधार होगा, आपके जीवन में जो सुधार होगा, निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। कैसी रहेगी सितंबर महीने में धनु राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? सितंबर में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे? क्या कहता है सितंबर महीने में इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं।
सितंबर महीने में धनु राशि वालों की आमदनी मध्यम रहेगी। एक तरफ आपकी आमदनी बढ़ेगी तो दूसरी तरफ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। क्यों? छठे भाव का बृहस्पति ये आपका खर्चा बढ़ाएगा। कई बार बिना किसी कारण से भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। वक्री शनि के तीसरे भाव में बैठकर आपके 12वें भाव को देखने से भी खर्चे बढ़ेंगे। इस समय परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च हो सकता है। आपको अपने परिवार में किसी की आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है। 18 सितंबर से शुक्र आपके 11वें भाव में बैठने से आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार तो करेगा, लेकिन 23 सितंबर से बुध 10वें भाव में होंगे और सूर्य भी महीने के अंत में 10वें भाव में आ जाएंगे। इन दोनों ग्रहों के सामंजस्य से अंत में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। इस महीने निवेश में कोई रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। संभल कर, सलाह लेकर और अपनी क्षमता को देखते हुए आपको कहीं पैसा लगाना चाहिए। हर रोज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हर रोज आपको श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप महिला हैं तब आपके लिए विशेष मेरा ये आग्रह है कि आप नित्य श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी कम से कम 108 बार आपको जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता हैं काशीपुर की रहने वाली शिवानी भट्ट। इन्होंने हमें ईमेल करके अपनी समस्याओं, समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। आइए जानते हैं। शिवानी, आपका स्वागत है कालचक्र में और बहुत बहुत मुबारकबाद। डिटेल पंडित जी के पास है आपकी, आप अपने सवाल कीजिए। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। हाँ खुश रहो बेटा, जोर से बोलो। हाँ जी पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं आईटी कंपनी में 2 साल से काम कर रही थी, लेकिन वहाँ मुझे कोई भी प्रोजेक्ट और कोई काम नहीं मिला। 2 साल तक बहुत परेशानी रही और अभी इसी परेशानी की वजह से मुझे रिजाइन करना पड़ा वहाँ से। तो मेरी परमानेंट जॉब कब तक लगेगी और आईटी में मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा और क्या मैं आईटी से फॉरेन जा सकती हूँ, यही मेरा प्रश्न है। देखो शिवानी, तुम्हारा जन्म 4 जुलाई 1999 का है। दिन रविवार था। सुबह 6 बजे तुम उत्तरांचल के काशीपुर में पैदा हुई हो। तुम्हारा जन्म मिथुन लग्न में और कुंभ राशि में हुआ है। बेटा, आपके कुंडली में शनि नीच राशि में एकादश भाव में बैठा हुआ है और आपके कुंडली में मंगल आपके पंचम भाव में स्वगृही है, जिसने पढ़ाई तो आपकी बहुत अच्छी करवाई है। आप पढ़ाई में बहुत ही टैलेंटेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपका जो लग्न का स्वामी है बुध, वो द्वितीय भाव में राहु के साथ है। अभी आपकी जो दशा चल रही है उसके अनुसार बता सकता हूं कि मार्च 2025 तक बहुत अच्छे किसी प्रोजेक्ट को मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मार्च 2025 के बाद आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी और आईटी में ही निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। हमारा कहना आप मानिए तो बंगलोर में अपने लिए प्रयास करिए, क्योंकि दक्षिण दिशा आपके रोजगार के लिए कह रही है। अगर बंगलोर, पुणे, बॉम्बे 3 जगह में कहीं आप ट्राई करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और आप बिल्कुल कामयाबी के शिखर पर चढ़ जाएंगी। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपने विदेश के लिए पूछा है तो उसके बारे में जान लीजिए कि शनि चर राशि में है, बुध चार राशि में है। संचारशील चरभे विलग्ने लग्नांश के चे उदाहरंती विदेश भाग्यम चरभे दिशे चरित दिशे चरखेट दृष्टि। जिस दिन 27 साल से ज़्यादा की उम्र होगी विदेश जाने का रास्ता खुल जाएगा और विदेश जाकर के बहुत अच्छी आजीविका आपकी रहेगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और अब आपके विवाह में भी ज़्यादा विलंब नहीं है। सन 2026 के फरवरी मार्च तक आपका विवाह भी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। उपाय अगर करने की इच्छा हो तो मैं यही कहूँगा कि सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए है, एक 6 रत्ती का पन्ना चांदी या सोने की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण कर लेना। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। सितंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठानी पड़ सकती है भारी परेशानी या नुकसान? आइए जान लेते हैं। देखो भाई, मकर राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आर्थिक स्थिति के लिए सितंबर महीने की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रह सकती है। महीने के शुरुआती हफ्तों में आपके खर्चे बढ़ेंगे और बचत भी कम होगी। आमदनी में बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। ऐसे में इस महीने आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने मन को समझा के रखना चाहिए। मनी मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा और पैसों की बर्बादी से बचना होगा। पूरे महीने बकरी शनि आपके दूसरे भाव में रहेंगे। शनि के कारण ही आपकी आर्थिक स्थिति संभली रहेगी और थोड़ी बचत भी आप कर पाएंगे, लेकिन दूसरे ग्रह आपको लगातार आर्थिक चुनौतियां देते रहेंगे। छठे भाव में मंगल और शनि पर सूर्य का प्रभाव होने से आपके खर्चे बढ़ेंगे। बृहस्पति का 5वें भाव में बैठने से आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। महीने के आखिरी हफ्ते में सूर्य 9वें भाव में, शुक्र 10वें भाव में और राहु 3रे भाव में होंगे। इन तीनों ग्रहों के कारण आपको धन लाभ हो सकता है। शिक्षा और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े लोगों को धन लाभ होने के योग हैं, लेकिन इस महीने कर्ज लेने और देने से बचना होगा। शनिवार की शाम पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं और सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करें। बंदरों को केला खिलाएं, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है कुंभ राशि की। सितंबर में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? सितंबर में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है सितंबर महीने का इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। सितंबर के महीने में कुंभ राशि वालों की आमदनी मध्यम रहने वाली है। चौथे भाव में बृहस्पति के होने से आपके धर्म कर्म पर समझदारी भरे खर्च होंगे। पूरे महीने दूसरे भाव में राहु के होने से आपको बचत करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं को पूरा करने में भी आप धन खर्च कर सकते हैं, लेकिन बचत कैसी करनी है इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। राहु हालांकि पूरे महीने मंगल के 5वें भाव में होने से आपकी आमदनी बढ़ेगी और महीने के आखिरी 2 हफ्तों में मंगल के ही कारण आपके खर्चों में भी थोड़ी कमी आएगी। महीने की शुरुआत में बुध 6ठे भाव में रहकर 12वें भाव को देखेंगे। बुध के कारण महीने के पहले 2 हफ्तों में आपके खर्चे होंगे। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में बुध और सूर्य के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने बहुत सोच समझकर निवेश करिए। मैं तो कहूंगा कि इस महीने सोच समझकर 100 बार निर्णय लेकर के कहीं पैसा लगाइए। 18 सितंबर के बाद शुक्र आपके भाग्य को मजबूत करेगा, आर्थिक स्थिति को बल देगा। कुल मिलाकर अपनी सुख सुविधाओं पर ज़्यादा खर्च करने से परहेज करना चाहिए। पैसों के लेन देन में भी आपको सावधान रहना होगा। इस महीने दान पुण्य करने से भी आपके कुछ खर्च बढ़ सकते हैं। हर शनिवार को पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाएं और घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं, कुत्ते और कौवे को भी रोटी खिलाएं। हर शुक्रवार को अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना का कार्यक्रम शुरू करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है महाराष्ट्र की रहने वाली हरलीन कौर और ये इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुबारकबाद हरलीन जी। आप अपने सवाल पंडित जी से कर सकती हैं। आपकी डिटेल पंडित जी के पास ऑलरेडी मौजूद है। हेलो। हाँ बोलो बेटा। प्रणाम पंडित जी, चरण पर। खुश रहो। पंडित जी मेरा पहला प्रश्न है, मैं हरलीन बोल रही हूँ मुंबई से। मेरा पहला प्रश्न है कि मेरा दरअसल एडमिशन पंडित जी अभी सामान्य कॉलेज में हुआ है और मुझे दरअसल कॉलेज बदलना है, उसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या मैं अभी इसी वर्ष मतलब कॉलेज बदलने का प्रयास कर सकती हूँ कि मुझे अगले वर्ष के लिए रुकना चाहिए? और पंडित जी मेरे निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत मतलब खराब है, मैं कंफ्यूज ही रहती हूँ हमेशा। तो उसके लिए मैं क्या उपाय कर सकती हूँ और कॉलेज के लिए भी कोई उपाय बताएं। और दूसरा प्रश्न है पंडित जी
मेरे बड़े भाई के लिए कि उनको करियर में सफलता के लिए क्या करना चाहिए और कौन सा रत्न पहनना चाहिए। और तीसरा प्रश्न जो है वो मेरी माता जी के लिए कि उनको जीवन में मतलब जब से विवाह हुआ है उनका ससुराल पक्ष से कोई सम्मान नहीं मिला। उन्होंने जो भी किया उसका जो अच्छाई थी उन्होंने उसका फल कोई और ले गया। ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? देखो बेटा हरलीन, आपका जन्म 1 अक्टूबर 2008 को सुबह 10:30 बजे मुंबई में हुआ। आपका जन्म वृश्चिक लग्न और तुला राशि में हुआ है। आपकी इस समय राहु की महादशा चल रही है, राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। तो इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात जो आपने कॉलेज परिवर्तन के लिए कहा है, तो आपके शिक्षा भाव का स्वामी बृहस्पति आपके बुद्धि के स्थान में है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप कॉलेज बदलने के लिए प्रयास करोगी तो आपको सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि आप बहुत ही सद्विचार की लड़की हैं और किसी प्रकार का दुर्गुण या ऐब जो समाज का आज का है वो आपके अंदर प्रविष्ट नहीं हुआ है। आप बहुत ही समझदार और घर गृहस्थी और परिवार के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। आपका भविष्य निश्चित रूप से उत्तम होगा और आप अपने जीवन में बहुत ही सफलता प्राप्त करेंगी। बैंकिंग के क्षेत्र में या टीचिंग के क्षेत्र में या न्यायपालिका के क्षेत्र में कहीं भी आप अपना प्रोफेशन बनाएंगी, उसमें आपके अंदर चमक रहेगी। लेकिन एक बात बताऊं, आपका ग्रह चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी होकर के व्यय भाव में बैठा हुआ है। ये बचपन से लेकर के अभी तक आपके परिवार को संघर्ष में होने का संकेत देता है और आपके पिता और माता दोनों में बहुत अच्छा सामंजस्य की स्थिति नहीं रही है। माताजी ने बहुत जिम्मेदारियां निभाई हैं, बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन जहां तक मुझे विश्वास है कि अब उनके कष्ट का समय समाप्त हो रहा है और उनके अच्छे दिनों की शुरुआत मार्च 2025 के बाद हो जाएगी। जहां तक आपने अपने बड़े भाई के लिए प्रश्न पूछा है, तो बुधादित्य योग है, बहुत कर्मठ लड़का है, बहुत होनहार लड़का है, कोई ऐब नहीं है, ये अपना रास्ता बना लेगा और निश्चित रूप से बहुत जल्दी 22-23 साल की उम्र में ही ये रोजगार परख हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको चाहिए कि ये रोज सुबह उठ करके सूर्य को जल दिया करे। अगर ये सूर्य को जल देता रहेगा तो इसका आत्मविश्वास हर समय बहुत मजबूत रहेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को सितंबर में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सितंबर के महीने में मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। महीने की शुरुआत में बुध 5वें भाव में बैठकर कारोबार और बाकी क्षेत्रों में आपको धन लाभ कराएंगे। तीसरे भाव में बैठकर बृहस्पति भी आपकी बचत कराएंगे और आर्थिक उन्नति के रास्ते खोलेंगे। चौथे भाव में बैठने से मंगल आपको संपत्ति का सुख दिला सकता है। मंगल के कारण आपको कारोबार में अच्छी सफलता मिल सकती है। महीने की शुरुआत में सूर्य के कारण आपके खर्चे होंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। बकरी शनि पूरे महीने 12वें भाव में बैठकर आपके खर्च बढ़ाएंगे। इन खर्चों पर अंकुश लगाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। 16 और 17 सितंबर को आपको निवेश करने से बचना होगा, इससे जुड़े फैसले भी सही नहीं होंगे। राहु आपको अव्यवस्थित कर सकता है। सही समय पर आर्थिक मामलों में अपनी गलतियों और कमजोरियों को पहचानें। हर शुक्रवार को दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करें। हर रोज सुबह धरती का स्पर्श करके प्रणाम करें। चींटियों को मंगलवार और शनिवार को खाना खिलाएं। हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ सुबह जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। क्या सितंबर में विवाह और गृह प्रवेश करने का कोई शुभ मुहूर्त है? साथ ही अगर किसी व्यक्ति को सितंबर में प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदनी है तो कौन सी तारीखें शुभ हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए।
देखिए, अगर सनातन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो सितंबर महीने में विवाह और गृह प्रवेश का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। हाँ, संपत्ति खरीदने के लिए सितंबर में 12, 13, 19, 26 और 27 तारीख शुभ है। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सितंबर महीने की 5, 6, 8, 9, 15 और 16 तारीख को आप खरीद सकते हैं। लेकिन विवाह शादी से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको हमारा बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।